11 सितंबर की रात दुश्मन ने बरकी पर शदीद हमला किया था और बरकी गांव से आगे निकलकर नहर के किनारे तक पहुंच गया। जनरल सरफराज खान ने टैंकों के 2 स्क्वाड्रन और बख्तरबंद गाड़ियों का एक दस्ता भेजकर नहर के उस किनारे पर आग और लोहे की दीवार खड़ी कर दी थी। सुबह का उजाला निखरने तक दुश्मन बरकी से पीछे हट गया। उस रात के बाद दुश्मन ने आगे आने की कभी जुर्रत न की। अपने अफसर और जवान हर रोज ये करीह मंजर देखा करते थे कि बरकी के इर्द गिर्द और बरकी की गलियों में भारतीयों की लाशों को कुत्ते खा रहे होते थे और दुनिया भर के गिद्ध बरकी में जमा हो गए थे। इस मंजर की कराहत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। ये मंजर उस वक्त और ज्यादा रूह कुश हो जाता था जब भारतीय सूरमे चंद 100 गज दूर बैठे तमाशा देखा करते थे। इसके बरक्स पाकिस्तान के मुजाहिद एक शहीद की लाश उठाने की खातिर लहूलुहान हो जाते। जैसा कि पहले बताया गया है कि मेजर मुबारक अली शहीद की लाश दुश्मन के मुंह के आगे पड़ी थी। हवालदार दुर्र अमान शहीद और लांस नायक हैदर अली शहीद गोलियों की बौछारों में लाश उठा लाए थे और अपने जिस्म छलनी करवा लिए थे। वाहगा सेक्टर में ही एक जवान की लापता लाश की तलाश में एक नायब सूबेदार और 2 जवान शहीद हो गए थे। इनके बाद दूसरी पार्टी जाकर इन तीनों शहीदों की लाशों के साथ गुमशुदा लाश को भी ढूंढ कर उठा लाई थी। जिनकी लाशें उठाई नहीं जा सकती थी, मसलन लड़ाका गश्ती ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों की लाशें उठाना अक्सर नामुमकिन होता था। फिर भी जवान लाशें ले आते थे या वहीं कहीं दफन करके फातिहा पढ़ाते थे और ये तो हो नहीं सकता था कि कोई जख्मी पीछे रह जाए। लाशों और जख्मियों के मुतालिक ये रवैया दोनों कौमों के किरदार के फर्क को वाजे करता था। 18 सितंबर की रात के मार्के के बाद जब सुबह तुलू हुई तो दुश्मन पेशकदमी करता नजर आया, जिसे तोपखाने के फायर से पसपा कर दिया गया। लेकिन पता चला कि वो लाशें उठाने आए थे। वो लाशें इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे कि उन्हें मजहबी रसूम के मुताबिक अपने भगवान के सुपुर्द करेंगे, बल्कि इसलिए कि इतनी ढेरों लाशें पाक फौज के जवानों के मोराल को तकवीत दे रही थी और भारतीय सिपाहियों के मोराल पर दहशत तारी कर रही थी। भारतीय कमांडरों को इसी मैदान में अभी और हमले करने थे। वो जानते थे कि अपने साथियों की लाशों को देखकर भारतीय सूरमे बिदकेंगे। चुनाचे वो लाशों को इस अंदाज से उठाने आए थे जैसे भंगी गलियों से कूड़ा करकट उठाकर परे फेंका करते हैं। जैसा कि शक था कि इन लाशों में जिंदा भारतीय भी होंगे, वो किसी हद तक सही साबित हुआ। एक कंपनी के चंद जवान लाशों का असलहा या कोई जरूरी कागजात वगैरह उठाने आगे गए थे तो 2 भारतीय सिपाही जो लाशों की तरह बेसुध पड़े थे उठ भागे। एक जवान ने राइफल सीधी की और ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली फायर न हुई क्योंकि दुश्मन हथियार साफ करने की मोहलत नहीं देता था और गोलाबारी की मिट्टी से हथियार जाम होने लगे थे। चुनाचे एक सिपाही तो भाग गया, दूसरे को पकड़ लिया गया। वो राजपुताना राइफल का सिपाही था। उस पर दहशत तारी थी और कई रोज से भूखा था। उसे रोटी खिलाई गई तो उसकी जर्द जर्द आंखों में जिंदगी की चमक ऊद कर आई। जब उसे पूछा गया कि तुम लोग अपनी लाशें क्यों नहीं उठाते, तो वो फटी फटी नजरों से सबको देखने लगा जैसे उस पर हैबत तारी हो गई हो। उसके पास कोई जवाब न था। बहुत देर बाद कहने लगा कि हम सारी लाशें इकट्ठी उठाया करते हैं। उसने बताया कि ट्रक आते हैं और हम लाशों को टांगों और बाजुओं से उठाकर कंडम सामान की तरह ट्रक में फेंकते जाते हैं। इस तरह ट्रक भर भर कर वाहगा से परे ले जाते हैं और ढेर लगाकर ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। उस सिपाही ने बताया कि एक मार्के के बाद सिर्फ वाघा रोड से उसके 1800 साथियों की लाशें उठाई गई थी। खेतों में बिखरी हुई लाशों के मुतालिक उसे कुछ इल्म न हो सका। उसने बताया कि उसके जो साथी जख्मी होकर पीछे भेजे गए हैं उनमें आधे तो मर गए होंगे और बहुत से तमाम उम्र के लिए माजूर हो गए होंगे। गुज़श्ता रात के मार्के में दुश्मन की राजपुताना राइफल तकरीबन सारी कट गई और उसके मुकाबले में एक कंपनी के सिर्फ 3 जवान शहीद हुए। तहसील नौशहरा का रहने वाला खटक पठान लांस नायक आकिलदार, धोबियां तहसील स्वाबी मर्दान का यूसुफ जई सिपाही जमीर गुल और स्वात के गांव उदिग्राम का रहने वाला सिपाही सुल्तान खान। लांस नायक आकिलदार शहीद खूबरू नौजवान था। चेहरे की रंगत सफेद थी। वो बैंजो बजाया करता था। सिपाही जमीर गुल शहीद और सिपाही सल्तनत खान शहीद 3 गश्ती पार्टियों में जाकर दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा चुके थे। हर वक्त जोशो खरोश में भड़कते रहते थे। दुश्मन को देखकर उनकी आंखें लाल सुर्ख हो जाया करती थी। इसी जज्बे और अताब का करिश्मा था कि गुज़श्ता रात उन्होंने पूरी की पूरी राजपुताना राइफल्स को खत्म कर दिया था और खुद लाहौर की दहलीज पर कुर्बान हो गए। इन 3 शहीदों के अलावा रात के मार्के में हवालदार अब्दुल हुसैन, सिपाही अली रमजान और सिपाही गुलाम हबीब शदीद जख्मी हुए। हवालदार अब्दुल हुसैन ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। सिपाही गुलाम हबीब को लांस नायक अकबर खान उठा लाया था। उसकी एक टांग हमेशा के लिए नाकारा हो चुकी थी। सिपाही अली रमजान भी शदीद जख्मी था और पीछे जाने पर रजामंद नहीं था। 19 सितंबर के रोज कोई बड़ा हमला न हुआ। दुश्मन ब्रिगेडों की रीग्रुपिंग कर रहा था। उसकी बेशुमार नफरी कट चुकी थी जिसकी कमी को वो ताजा दम कुमक से पूरा कर रहा था।
वो अभी BRB पार करने के इरादे से दस्तबरदार नहीं हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अभी तक रट लगाया जा रहा था कि लाहौर की एयरपोर्ट इंडियन आर्मी के कब्जे में है। और जालिंधर रेडियो स्टेशन के देहाती प्रोग्राम मैंने कई बार सुने। उसमें कहा जाता, जब पाकिस्तानी सिपाही हमारे जवानों को देखते हैं तो भाग जाते हैं। बर्की के मुतालिक तो ऑल इंडिया रेडियो आखिर दम तक कहता रहा है, बर्की हमारे कब्जे में है। पाकिस्तान के एक साबिक जर्नैल और वजीर जनरल बर्की के बंगले में हमारा डिवीजन हेडक्वार्टर है। भारतीय हुक्मरान अपने अवाम को ये बावर करवाना चाहते थे कि बर्की के गांव का नाम जनरल बर्की के नाम पर रखा गया है और जनरल बर्की का बंगला वही है। लेकिन भारतीय अवाम को मालूम नहीं था कि उनके जो सूरमे बर्की पर काबिज हैं, उनकी लाशों को गिद्ध और कुत्ते खा रहे हैं। भारतीय हुक्मरान अपने रेडियो से जो झूठ नशर करवा रहे थे, उसे सच साबित करने के लिए उन्होंने फौजी कमांडरों का नाक में दम कर रखा था कि BRB से आगे निकलो। उनका दूसरा मकसद ये भी था कि लाहौर पर इस कदर दबाव डालो कि खेमकरन पर पाकिस्तानियों की गिरफ्त ढीली हो जाए। इन मकासद के पेश नजर वो अपने डिवीजन कमांडरों को मुंह मांगी नफरी और गोला बारूद दे रहे थे। भारतीय हाई कमान ने लाहौर और सियालकोट के महाजों की सप्लाई लाइन काटने के लिए पाकिस्तान में सैबोटाज करने वाले जासूस भी उतार दिए थे, जो कौम की बेदारी की वजह से बिल्कुल नाकाम रहे। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका बमबार तैयारे भी दोनों महाजों की सप्लाई लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जंगी वाक़े निगार रॉय मेलनी ने 15 सितंबर 1965 के नशरिये में कहा था, मुझे वाक़े निगारी करते 20 बरस गुजर चुके हैं। मैं ये बात पूरे वसूख से कह देना चाहता हूँ कि मैंने इस एतमाद और फतहमंदी से लड़ने वाले सिपाही पहले नहीं देखे, जिस एतमाद और फतहमंदी से पाकिस्तान के सिपाही लड़ रहे हैं। भारत मुकम्मल फतह का ढिंडोरा पीट रहा है, लेकिन मुझे इस फतह का कोई निशान और कोई सुराग नहीं मिल सका। मुझे तो यही कुछ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौजें, टैंक और दीगर सप्लाई धड़ाधड़ महाज को जा रही हैं। अगर भारतीय दावों के मुताबिक भारत की एयरफोर्स फतहयाब है, तो उसने पाकिस्तानियों की सप्लाई के इस सैलाब को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इस सवाल का एक ही जवाब है कि पाकिस्तान के हवाबाजों ने इंडियन एयरफोर्स को मार मार कर फजा से बेदखल कर दिया है। पाकिस्तान के लोग फितरतन मुजाहिद हैं। वो लड़ने पर आते हैं तो ना जख्म के तलबगार होते हैं, ना रहम के। ये रिपोर्ट चीन, इंडोनेशिया या तुर्की से नहीं बल्कि भारत के दोस्त मुल्क अमेरिका से नशर हुई थी। उसके बावजूद भारत अपनी दरोग गोई पर डटा हुआ था। 19 सितंबर दुश्मन ने देखा कि उसकी इन्फेंट्री A और B कंपनी के ब्रिज हेड को खत्म करने की बजाय बुरी तरह कट रही है, तो वो टैंकों को आगे ले आया। टैंकों ने खुला हमला तो न किया, इक्का दुक्का गोला फायर करने लगे। उनका अंदाज ये था कि मोर्चों में जरा सी हरकत होती तो टैंक के गोले बरसाने लगते। एक कंपनी के लांस नायक गोहरदाद ने जाने क्यों हाथ ऊपर उठाया तो टैंक के गोले से उसका हाथ उड़ गया। गोहरदाद ने कटी हुई कलाई पर अपनी फील्ड पट्टी बांधकर अपना तौलिया लपेट लिया। मेजर अमीर अफजल खान ने उससे पूछा कि ये क्या हुआ है, तो उसने निहायत तहम्मुल और इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, जरा हाथ उड़ गया है। वो हाथ कटवा कर भी मोर्चे में ही रहना चाहता था। अच्छा हुआ कि कंपनी कमांडर ने तौलिया खुलवा कर देख लिया, वरना वो खून बह जाने से शहीद हो जाता। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अस्पताल भेज दिया गया। माओ के सजीले बेटे और बहनों के छैल छबीले भाई गैरत के जोश से आसमानी बिजलियां बने हुए थे। कोई उनके जिस्मों और चेहरे मोहरों की कैफियत देखता तो बड़े वसूख से कह देता कि नहीं, ये लोग अब कोई और मार का लड़ना तो दूर की बात है, पांव पर खड़े भी न रह सकेंगे। लेकिन उनके जिस्मों को हाथ लगाते तो हुब्बुल वतनी और फर्ज की लगन की तपिश का अंदाजा होता। वो उसी तपिश और ईमान की हरारत पर जिंदा थे। वो खड़े खड़े नहीं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाने को बेताब थे। इनमें से बेशतर की दुआ खुदा ने सुन ली थी और 1-2 दिन और लड़कर खुदा के हुजूर पहुंचने वाले थे। लाहौर की कुर्बान गाह पर जान का नजराना कबूल होने में 1-2 दिन ही बाकी थे। सेकंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अख्तर शहीद, जो एक ही रोज पहले एकेडमी से ट्रेनिंग और कमीशन हासिल करके बटालियन हेडक्वार्टर के मोर्चे में आया था, वो शहीद होने के लिए आया था। उसने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जिद की थी कि अगले मोर्चों में भेजो। अगले मोर्चों में उसे बटालियन हेडक्वार्टर में भेज दिया गया था। बटालियन कमांडर ने उसे इस ख्याल से अपने साथ रख लिया कि जंगी लिहाज से ये अभी बच्चा है, कल परसों ही ट्रेनिंग खत्म करके आया है, कंपनी के मोर्चों में क्या कर सकेगा। लेकिन यहाँ भी उसने बच्चों वाली जिद की और बटालियन कमांडर ने उसे अगले और बेहद खतरनाक मोर्चों में भेज दिया। दिन के पिछले पहर दुश्मन अपने टैंक लखन के गांव में ले आया। तोपखाने के ओपी कैप्टन भट्टी ने एक कंपनी कमांडर के कहने पर अपने तोपखाने को फायर ऑर्डर दिया। दुश्मन के टैंकों के हुड खुले हुए थे। गोले आते ही टैंकों के हुड बंद होने लगे। टैंक चूंकि बिखरे हुए थे इसलिए गोले उन पर सीधे न पड़ सके। जूं ही उनके हुड बंद हुए, एक कंपनी के नायक गुलाम अहमद को मौका मिल गया।
ये वही जांबाज था जिसने 5 रोज पहले आरआर वाली जीप खुली सड़क पर आगे ले जाकर दुश्मन के 2 टैंक तबाह कर दिए थे। नायक गुलाम अहमद ने 19 सितंबर को लखन के गांव के करीब टैंकों को हुड बंद करते देखा तो आरआर पर जा बैठा और 800 गज से यक्के बाद दीगरे गोले फायर करके दुश्मन के 2 टैंक तबाह कर दिए। इतनी तेजी से 2 टैंक तबाह होते देखकर दुश्मन को बाकी टैंक बचाने की फिक्र लाहक हुई। दुश्मन टैंकों को पीछे ले जाने लगा। तोपखाने के कैप्टन भट्टी ने तोपों की बाढ़ फायर करवा दी। टैंक और तेजी से पीछे को जाने लगे तो कैप्टन भट्टी रेंज बढ़ा कर उन पर गोलाबारी करवाने लगा। टैंक तेजी से भागने लगे। उस रोज के बाद दुश्मन ने वहां टैंक लाने की जुर्रत न की। ए और बी कंपनी के जवानों की जिस्मानी हालत को देखकर शदीद जरूरत महसूस होने लगी थी कि उनकी बदली की जाए ताकि वो पीछे जाकर आराम कर सकें। लेकिन इन मोर्चों में बदली मुमकिन नहीं थी। डुगरई से मोर्चों तक का इलाका मुसलसल गोलाबारी की जद में था। दुश्मन हमले पर हमला कर रहा था। उस इलाके में जरा सा भी शक हो कि इंसान हिल रहा है तो दुश्मन सीधा वहीं पर फायर करता। इन हालात में बदली करने और बदली होने वालों के लिए मुमकिन न था कि खतरे के इलाके से खैरियत से गुजर जाएं। ए और बी कंपनी के मोर्चों के पीछे बलोच रेजिमेंट की कंपनी थी जिसके कंपनी कमांडर मेजर अकरम जख्मी हो गए थे और कैप्टन मुजफ्फर हुसैन ने कमान ले ली थी। ये कंपनी भी खूब लड़ी थी और मुसलसल लड़ती रही थी। उसने ए और बी कंपनी 16 पंजाब रेजिमेंट को हर बार निहायत कारगर सपोर्ट दी थी। इसके अलावा इस कंपनी के जवान रातों को लड़ाका गश्ती पार्टियों के साथ भी जाते रहे थे। ये कंपनी गाँव के करीब होने की वजह से जरा कम खतरनाक इलाके में थी, लिहाजा उसकी बदली भी आसान थी। चुनाचे 19 सितंबर के रोज एक दूसरी पंजाब रेजिमेंट के कंपनी कमांडर कैप्टन मजहर हुसैन शहीद जाकर बलोच रेजिमेंट की पोजीशन देखाए और अगले रोज तक आहिस्ता आहिस्ता बलोच रेजिमेंट की इस कंपनी की बदली कर दी। अगले मोर्चों में एक कंपनी में फर्ज शनासी की दीवानगी का एक और मुजाहिरा देखने में आया। मीरपुर आजाद कश्मीर का रहने वाला नायक गुलाम रसूल पांव में दर्द की बेरहम टीसें महसूस करने लगा। वो कई दिनों से दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उस रोज सब पर जाहिर हो गया कि वो अजियत में मुब्तला है। कंपनी कमांडर ने उसके बूट उतरवाए, देखा कि उसके पांव गल सड़ रहे थे और सूज गए थे। उसने जंग की इब्तिदा से अब तक यानी 12 रोज बूट नहीं उतारे थे। फौजी बूट टखनों तक पांव को ढांप कर रखते हैं। नायक गुलाम रसूल गश्ती पार्टियों में जाते छोटी सी नहर में से गुजरता रहा था। पांव ताजा हवा से महरूम रहे। बंद बूट और बूटों के अंदर गया हुआ पानी पांव को बेकार करता रहा। दूसरी आलमगीर जंग में इस तरह कई सिपाहियों के पांव गल गए थे। डॉक्टरों ने इस बीमारी को ट्रेंच फुट का नाम दिया था। इस बीमारी की जद में आए हुए सिपाहियों को फौरन अस्पताल भेज दिया जाता, लेकिन नायक गुलाम रसूल ने अस्पताल तो दरकनार, डुगरई में जो रेजिमेंटल एड पोस्ट थी वहां तक जाने से भी इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं नंगे पांव लड़ूंगा। उसे चलने को कहा गया तो वो एक कदम भी न चल सका। पांव और ज्यादा सूजते जा रहे थे। उसके बावजूद वो मोर्चे में रहने की जिद कर रहा था। जब उसे हुक्मन अस्पताल भेजने लगे तो उसने इल्तिजा के लहजे में कहा, मेरे जिस्म पर गोली या संगीन का जख्म नहीं है, मैं पीछे किस मुंह से जाऊंगा, गोली लग जाने दो फिर पीछे भेज देना। उसने मोर्चे में नंगे पांव बैठकर फायरिंग की, लेकिन उसे दर्द ने माजूर कर दिया। आखिर कंपनी कमांडर ने उसे जबरदस्ती पीछे भेजा। उसके पांव तो ठीक हो गए, लेकिन एक पांव की 3 उंगलियां हमेशा के लिए मर गईं। जैसा कि पहले बताया गया है, गोलाबारी से कोई जख्मी हो न हो, मुसलसल धमाकों से दिलो दिमाग माऊफ हो जाते हैं। मोर्चे में बैठे सिपाही के इर्द गिर्द चंद गज के इलाके में बैक वक्त कई गोले फटे और फटते चले जाएं तो ये धमाके जिनसे दूर दूर तक जमीन कांप जाती है, सिपाही के आसाब, दिमाग के खुलियों और दिल की हरकत को इस कदर मुतासिर करता है कि सिपाही फिल वक्त पागल हो जाता है। अगर वो पागल न हो तो उसके जिस्म और दिमाग का रिश्ता टूट जाता है। इन जिस्मानी असरात के अलावा सिपाही को हर लम्हा ये खौफ बेहाल करता रहता है कि अगला गोला उसके मोर्चे में फटकर उसके जिस्म के परखचे उड़ा देगा। धमाकों और मौत के खौफ से उसे न सिर्फ जंग से नफरत हो जाती है, बल्कि वो अपने कमांडरों को भी गालियां देने लगता है। नतीजतन उसका मोराल खत्म हो जाता है। गोलाबारी का यही मकसद होता है। दुश्मन खासी देर मुसलसल और तेज गोलाबारी करके इन्फेंट्री और टैंकों से हमला कर देता है। आगे मोर्चों में बैठे हुए सिपाहियों के कानों के पर्दे वक्ती तौर पर बेकार, आसाबी निजाम तबाह बर्बाद और जिस्म मफलूज हो चुका होता है। वो इस काबिल नहीं होते कि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। शदीद गोलाबारी से जो पागलपन हो जाता है उसे धमाके का सदमा यानी फॉक्स होल कहते हैं। दूसरी आलमगीर जंग में जर्मनों, अमरीकियों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और जापानियों के हजारहा सिपाही गोलाबारी से पागल हो गए थे। वो हिज़यान बकते थे और साथियों को मारने के लिए दौड़ते थे। उनमें से बहुत से मुतासिरा सिपाही अस्पताल में भी ठीक नहीं हो सके थे। गोलाबारी का ये असर जंग की आम चीज है जिसे डॉक्टर नागुज़ीर समझते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म कितना ही मजबूत क्यों न हो, एक मकाम पर जाकर मिट्टी का भुरभुरा सा बुत बन जाता है।
چھمب اور جوڑیاں کی فتح پاک آرٹلری کی گولہ باری کا ہی کرشمہ تھی۔ بھارت کے سورمے ایسے مضبوط اور محفوظ بنکروں کو خالی کر گئے تھے جن کے متعلق ان کی اپنی ہی رائے یہ تھی کہ ان پر ایٹم بم بھی بے اثر ثابت ہوگا۔ پاک آرٹلری کی توپوں کی تعداد بھارتی توپوں کی نسبت بہت ہی کم تھی۔ مثلا لاہور سیکٹر میں پاکستان کی 120 توپوں کے مقابلے میں بھارتی 300 سے زائد توپیں لائے تھے۔ جب ان توپوں نے ریپڈ فائر شروع کر دیا تو پاکستانی کمانڈروں کو یہ خدشہ پریشان کر رہا تھا کہ اچھے مورچوں میں جوان زخمی ہونے سے تو محفوظ رہ سکیں گے لیکن دھماکوں کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ گولہ باری کے بعد افسر مورچے میں جا کر جوانوں کو دیکھتے تو جوانوں کو حشاش بشاش دیکھ کر حیران رہ جاتے، خصوصاً وہ پرانے افسر جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں سپاہیوں کو پاگل ہوتے دیکھا تھا، یقین نہیں کرتے تھے کہ ان کے جوان ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ پاک فوج کے متعلق ان حیران کن حقائق کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ ہمارا سپاہی جسم اور روح کی قوتوں کا آخری ذرہ بھی بیدار کر کے لڑا تھا۔ اس نے میڈیکل سائنس کو حیران کر دیا تھا، اور ہمارا دشمن ہی نہیں ساری دنیا کے جنگی مبصر اور ماہرین آج تک اس معمے کو حل نہیں کر سکے کہ بھارت کے 21 ڈویژنوں کا اچانک حملہ پاک فوج کے صرف 7 ڈویژنوں نے کس طرح روک لیا تھا، اور حملہ روک کر جوابی حملے کس قوت کے زور پر کیے تھے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔